नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा तकनीकी लगे, पर सच पूछिए तो भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आखिर ये परिसीमन है क्या चीज? नमस्कार। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है किसी देश या राज्य में जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसके लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, या फिर अगर जरूरत हो तो उन्हें दोबारा बनाना। अच्छा। हाँ, और ये काम एक खास उच्च शक्ति प्राप्त निकाय करता है। इसे डीलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन कहते हैं। तो इसका मकसद क्या है? क्यों जरूरी है ये? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा मकसद है साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो किसी भी लोकतंत्र की आप कह सकते हैं पहचान है। परिसीमन ये पक्का करता है कि हर नागरिक के वोट का मूल्य लगभग बराबर हो। 1 पर्सन 1 वोट वाला सिद्धांत। बिल्कुल वही, 1 पर्सन 1 वोट। अब देखिए, जनसंख्या तो बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे जैसे जनसंख्या बदलती है, सीटों का प्रतिनिधित्व भी बदलना चाहिए। इसीलिए समय समय पर यह अभ्यास जरूरी हो जाता है। तो ये जो कमीशन है, ये काम कैसे करता है? क्या इसका कोई संवैधानिक आधार है? संविधान में कहीं जिक्र है इसका? हाँ हाँ बिल्कुल, संविधान में इसका स्पष्ट आधार है। आप देखिए आर्टिकल्स 81, 82, 170, 330 और 332। ये सभी लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसी संवैधानिक आधार पर संसद डिलिमिटेशन एक्ट बनाती है और उसी एक्ट के तहत फिर कमीशन का गठन होता है। तो ये कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं हुआ फिर? नहीं, ये एक वैधानिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं, क्योंकि इसका गठन संसद के एक्ट से होता है, संविधान से सीधे नहीं। समझ गई। और अब तक ये कितनी बार हुआ है? आपने कहा समय समय पर होता है। जी, आज़ादी के बाद से अब तक 4 बार डेलिमिटेशन कमीशंस बने हैं। 1952 में, फिर 1963, 1973 और सबसे हालिया जो था वो 2002 में। 4 बार, ठीक है। हाँ, और हर बार अपने संबंधित डिलिमिटेशन एक्ट के तहत ही ये बने। और मैंने सुना है कि ये कमीशन बहुत शक्तिशाली होता है, इसके फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। आपने बिल्कुल सही सुना, ये काफी शक्तिशाली निकाय है। कमीशन जो आदेश जारी करता है वो कानून की तरह लागू होते हैं। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, राष्ट्रपति एक तारीख तय करते हैं और उस तारीख से ये आदेश लागू हो जाते हैं। हाँ, इन आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के सामने रखा जरूर जाता है, पर उनमें कोई संशोधन, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब जो कमीशन ने कह दिया वो फाइनल। बिल्कुल। चलिए 2002 वाले चौथे कमीशन की बात करते हैं। उसने क्या खास किया था? जी, ये चौथा कमीशन डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत बना था। इसका मुख्य काम था 2001 की जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, यानी सीमाएं बदलना। हाँ, सीमाओं को फिर से तय करना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है। 84वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ और फिर 87वां संशोधन 2003 में, इनके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में जो कुल सीटों की संख्या है उसे 1971 की जनगणना के आधार पर तय कर दिया गया था। 1971? लेकिन कमीशन 2002 का था और जनगणना 2001 की इस्तेमाल हुई। हाँ, यही तो बात है। कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दी गई और ये रोक लगा दी गई 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक। ओह, तो 2002 के कमीशन ने सीटें बढ़ाई या घटाई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कुल सीटों की संख्या नहीं बदली। उसने बस 2001 की जनगणना के आधार पर मौजूदा सीटों की सीमाओं को फिर से एडजस्ट किया और साथ ही एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षित सीटों का भी समायोजन किया 2001 की आबादी के हिसाब से। अच्छा, और इस कमीशन में कौन-कौन लोग थे? देखिए, इस चौथे कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप सिंह कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त वो पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। और साथ ही जिस राज्य का परिसीमन हो रहा है वहां के राज्य चुनाव आयुक्त भी पदेन सदस्य होते थे। ठीक है। इनके अलावा हर राज्य के लिए इसमें सहायक सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर्स भी होते थे। ये लोकसभा सांसद और विधायक होते थे जिन्हें लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर नामित करते थे। ये सलाह देते थे, पर उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। काफी विस्तृत प्रक्रिया है। अच्छा, अभी हाल ही में
मेरे ख्याल से 2020 में एक और कमीशन बना था, खासकर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। फरवरी 2020 में सरकार ने एक फैसला लिया। कुछ उत्तर पूर्वी राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। इनके लिए 2008 में एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसने वहां परिसीमन का काम रोक दिया था। क्यों रोका गया था? उस समय शायद सुरक्षा कारणों या कुछ और वजहों से रोका गया होगा। तो फरवरी 2020 में सरकार ने वो 2008 वाली अधिसूचना रद्द कर दी। और फिर सुरक्षा स्थिति में सुधार और अन्य कारणों का हवाला देते हुए मार्च 2020 में इन 4 राज्यों और साथ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए एक नया परिसीमन आयोग गठित किया गया। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्ष थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वो भी सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर का मामला तो खैर हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद तो स्थिति और बदल गई। वहां परिसीमन कैसे हुआ? बिल्कुल, आपने सही कहा। जम्मू कश्मीर का मामला काफी अलग था। पहले जब आर्टिकल 370 लागू था तो वहां विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू कश्मीर के अपने संविधान और जे.एन.के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 के तहत होता था। अच्छा, उनका अपना कानून था। जी, और वहां आखिरी परिसीमन 1995 में हुआ था, जो 1981 की जनगणना पर आधारित था। सोचिए, 1981 की जनगणना पर। काफी पुराना। हाँ, विगन प्रेयर जे.एन.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया। इसके बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। तो ये जो नया कमीशन बना जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में, इसने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया। साथ ही डिलिमिटेशन एक्ट 2002 और खासकर जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और आधार बनाया गया 2011 की जनगणना को। तो क्या मुख्य बदलाव हुए जम्मू कश्मीर में इस परिसीमन से? कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट और आदेश मई 2022 में दिए। कुछ बड़े बदलाव हुए। पहली बात, पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई माना गया। वहां 5 लोकसभा सीटें हैं। उन्हें इस तरह से फिर से बांटा गया कि हर लोकसभा सीट में बराबर यानी 18 विधानसभा क्षेत्र आए। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 तय की गई। पहले जे.एन.के विधानसभा में 83 सीटें थीं। लद्दाख अलग होने के बाद अब 90 हैं। इसमें से जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें आईं और कश्मीर क्षेत्र में 47। पहले कितनी थी? पहले जम्मू में 37 थी और कश्मीर में 46। तो जम्मू में 6 सीटें बढ़ी और कश्मीर में 1 सीट बढ़ी। और आरक्षण का क्या हुआ? SC/ST सीटों का? ये एक और बड़ा बदलाव था। पहली बार अनुसूचित जनजातियों यानी STs के लिए विधानसभा में 9 सीटें आरक्षित की गई। पहली बार? जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में ST आरक्षण पहली बार लागू हुआ। इनमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर क्षेत्र में हैं। अनुसूचित जातियों यानी SCs के लिए पहले से आरक्षण था, वो 7 सीटें आरक्षित रखी गईं। ये सभी जम्मू क्षेत्र में हैं। और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम भी बदले गए शायद? हाँ, कुछ के नाम भी बदले गए। कमीशन ने स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करके ये बदलाव किए। वहां तो विस्थापितों का भी एक बड़ा मुद्दा है। कश्मीरी पंडित और POJK से आए लोग, उनके लिए क्या कुछ सिफारिशें थीं? हाँ, ये एक अहम पहलू था। कमीशन ने कश्मीरी प्रवासियों, जिन्हें कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा जाता है, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की और साथ ही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK से विस्थापित हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से भी बात की। इन मुलाकातों के बाद कमीशन ने केंद्र सरकार से कुछ सिफारिशें की। क्या सिफारिशें थीं? उन्होंने कहा कि विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए कम से कम 2 सीटें नामित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इनमें 1 सीट महिला के लिए हो। नामित मतलब नॉमिनेटेड? जी, नॉमिनेटेड सदस्य। और साथ ही ये भी कहा कि POJK से जो विस्थापित लोग हैं, उन्हें भी नामांकन के जरिए विधानसभा में कुछ प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें हैं, मतलब सरकार को इन पर फैसला लेना होगा? बिल्कुल, ये कमीशन की सिफारिशें हैं केंद्र सरकार के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो डिलिमिटेशन कमीशन एक तरह से चुनावी नक्शे को अपडेट रखने का, उसे ताज़ा रखने का एक जरिया है, ताकि लोकतंत्र में सभी की आवाज़ जनसंख्या के हिसाब से सही ढंग से सुनी जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधित्व जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष हो, फेयर रिप्रेजेंटेशन। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया काफी जटिल है और जैसा हमने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा, कभी-कभी ये संवेदनशील और विवादास्पद भी हो सकती है। हाँ, वो तो है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अभी हमने बात की कि लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 के बाद वाली जनगणना तक फ्रीज है। जी।
जरा सोचिए, जब 2026 के बाद ये रोक हटेगी और जो भी अगली जनगणना होगी उसके आधार पर जब पूरे देश में सीटों का परिसीमन होगा, हाँ, वो एक बड़ा कदम होगा। तो उसका भारत के राजनीतिक भूगोल पर, खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो सीटों का संतुलन है, उस पर कितना गहरा और शायद कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल होगा आने वाले समय के लिए। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।